अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल डीजी बख्शी सर और सर को हम अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। सर हमेशा आपको सुनती हूँ और ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए, तो दैट इज़ माय फेवरेट सेंटेंस फ्रॉम यू क्योंकि मेरे घर में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है, मेरे घर में भी बहुत कहा जाता है। तो आई ऑलवेज़ जब मैं अपना शो करती हूँ आई ऑलवेज़ सेज़ के बख्शी सर जब कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो सर हमें सबसे पहले अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, तो सर वाक़ई में लेने के देने पड़ गए हमें या नहीं? और ये हुआ क्या? क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी कंट्री की इंक्लूडिंग पाकिस्तान और उनकी जो फौज होती है एजेंसीज होती हैं वो तो बड़ा सर नाप तोल के काम करते हैं चलते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान के साथ पहले बहुत ज्यादा याराना रहा, बहुत दोस्ती रही और अब जो कुछ हो रहा है टीटीपी की तरफ से, आपके ख्याल से ये क्यों है? अ, आरज़ू देखिए जब वो दौर चल रहा था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हम शायद कुछ प्रोग्राम्स पे आए भी थे। उस वक़्त पाकिस्तान में इफ आई मे पुट इट देयर वाज़ अ वेव ऑफ ट्रायम्फलिज्म कि साहब हम जो है जीत गए अफ़गानिस्तान में। वी हैव एडेड दैट स्ट्रैटेजिक डेप्थ टू पाकिस्तान। और आपके जो उस वक़्त के डीजी आईएसआई साहब थे, जब वो गए काबुल में, तो उनका लहज़ा ऐसा था जैसे कि कोई कॉन्करिंग मिलिट्री हीरो के तौर पे वो जा रहे हों। और मैंने उस वक़्त भी कहा था कि साहब ये आपको जैसे टू पुट इट कोट दैट फेमस कोट लेने के देने पड़ सकते हैं, उल्टे बाँस बरेली को पड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान काबुल में जो आएगी, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगी, वो नेशनलिस्टिक होगी, ज़ेनोफोबिक होगी। नेशनलिस्टिक तो एक दर्जा है, मैं तो कहूँगा कि वो ज़ेनोफोबिक होगी। और जहाँ तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल है, आपको उसका थोड़ी ही देर में खामियाज़ा आपको मिल जाएगा। आपने लाइन को फेंस करने की कोशिश करी और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो काफ़ी बुरी तरह से स्टार्ट हो गई हैं। और जो आपकी तरफ से एक फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट जो वेस्टर्न फ्रंट जो कि सिक्योर हो गया था, जहाँ पे बिल्कुल आपको चैन सुकून की आप नींद लेने की सोच रहे थे, वहाँ पे वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट दीज़ कुड बी फोरसीन वेरी फ्रैंकली, गिवन द नेचर ऑफ द अफ़गान republic, the nature of the Afghan Taliban, the xenophobic nature. You forget the Afghan Taliban of any regime that uh, comes to power in Kabul for its own self image, अपने आवाम के साथ to keep their image intact, they have to be anti Pakistan. और ये हमेशा ही ना हिल्स और प्लेन्स का हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। जहाँ भी आप देखें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वहाँ भी प्रॉब्लम है। और वहाँ तो हार्डली हिल्स हैं। बट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिल पीपल, प्लेन्स पीपल, थोड़ा सस्पिशन म्यूचुअल रहता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर दैट दैट इज़ व्हाट ज़ेनोफोबिया जो है, वी आर सीइंग इट प्ले आउट। बिल्कुल सही, लेकिन सर अब हमने ये भी सुना है कि टीटीपी पाकिस्तान ने खुद ही बनाई क्योंकि ज़ाहिर है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान उनका नाम शायद इसीलिए है। उनकी तादाद भी बहुत कम है, इतने ज़्यादा बड़े नंबर में वो नहीं है जितना कि पाकिस्तान के पास फ़ौज है। तो इतनी बड़ी फ़ौज जो है वो थोड़े से टीटीपी वालों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सीज़-फायर की बात सुनते हैं कि जी कुछ टाइम के लिए 1 मंथ के लिए रुक गए हैं और 2 मंथ्स के लिए रुक गए हैं, लेकिन वो टाइम ख़ास तौर पे ऐसा होता है जिसमें हमें या तो आईएमएफ से पैसा मिला होता है या किसी ना किसी दूसरी कंट्री से पैसा मिला होता है। तो सुनने में ये आता है कि शायद कुछ पैसा-वैसा दे दिला के उन्हें कहते हैं कि 30 डेज़ के लिए आराम से बैठ जाओ और उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं। अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, वो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो टीटीपी का ही साथ दे रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल कैसे होगा और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आपको लगता है कभी नहीं कर पाएँगे कंट्रोल? क्योंकि पाकिस्तान डेफिनिटली केपीके में तो नहीं आने देगा उसको टीटीपी वालों को। नहीं, बिल्कुल ये तो मेरे ख्याल अब आपकी प्रॉब्लम चलती ही रहेगी और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। जो आपने रिफ्यूजी आई मीन यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट इन योर वे। तो कब तक आप रिफ्यूजी पाल के रखते? आपने उनको वापस भेजना शुरू किया है, वापस धकेलना शुरू किया है और उससे भी ये प्रॉब्लम जो हैं, वो बढ़ रही हैं।
फिर इस वक़्त वो जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, इकोनॉमिकली इट्स इन अ टेरिबल शेप, टेरिबल हालात में है। उनको भी जब तक कि उनके ट्रेड रूट्स और ना खुलेंगे जैसे कि लेट अस से बाय द चाबहार रूट ईरान के ज़रिए उनको माल असला नहीं आना वो शुरू हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लमैटिक ही रहेगी। और वो जो एक्सेस की भी प्रॉब्लम्स आप लोग और पाकिस्तान पैदा कर रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। देखिए जो काबुली वाला था ट्रेडिशनल, वो टैगोर साहब ने बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी कहानी लिखी है काबुली वाला पे। वो काबुली वाला इट जस्ट टेल्स यू कि जो मार्केट है, नेचुरल मार्केट अफगानिस्तान की फॉर द ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम वगैरह वगैरह, वो सब की सब इंडिया की तरफ थी। ट्रेडिशनल मार्केट उनकी इंडिया है। तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी तब तक रिवाइव नहीं हो सकती जब तक उसके इंडिया के साथ काफी वेल एस्टैब्लिश्ड लैंड कॉरिडोर्स हों, ट्रेड कॉरिडोर्स हों, वाया ईरान, छाबहार, वो जो रिंग रोड जो बनी थी, उसके जरिए ये कनेक्टिविटी ना होनी शुरू हो, तब तक प्रॉब्लमैटिक एरिया है। अब साहब वो काफी फ्री फॉर ऑल नो मैन्स लैंड भी हो गया है। अभी हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के ठीक पार ताजिकिस्तान है, वहां पे रिक्रूटमेंट कर रही है सीआईए, जिससे उन्होंने मॉस्को के ऊपर हिट किया। आई मीन वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो आई एम श्योर इट वहां कोई बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया पे है, नन ऑफ दोज बॉर्डर्स आर वेरी वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, पोरस बॉर्डर्स हैं। अगर ताजिकिस्तान में हो रहा है तो आई एम वेरी श्योर सीआईए का प्ले, केजीबी, एफएसबी का प्ले और आईएसआई तो है ही अफगानिस्तान के अंदर। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो वहां पे अब इनरोड्स कर रही हैं। एंड मुझे तो इस तरफ से ट्रबल ही दिखती है पाकिस्तान के लिए। यू सी इट इज एसेंशियल दैट ये चीज आप जल्दी कंट्रोल करें, नहीं तो जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में है वो मेरे हिसाब से पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। अगर ये फॉल्ट लाइन जो है, ये दरार अगर गहरी हो गई, then Pakistan is likely to face severe problems. You see, बलूचिस जो हैं, उनका एरिया बहुत है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है, नंबर वन। नंबर टू, दैट इज नॉट आइडियल गुरिल्ला टेरेन। वो डेंस जंगल नहीं है जहां पे गुरिल्ला छुप सकते हैं। आपकी एयर पावर से, आपके हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से आप उनको लोकेट कर सकते हैं। एनी मूविंग टारगेट्स वहां पे आप उनको टैकल कर सकते हैं और आप टैकल कर भी रहे हैं। सिंध में भी आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने नहीं वाली, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी वाया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपकी पख्तूनख्वा में, आपके फाटा वगैरह में अगर स्प्रेड होती है, then you are facing a severe challenge which was not there hitherto, जब तक अफगान वॉर चल रही थी आपकी तो अलायंस थी, आपके सपोर्ट को वो कबूल भी करते थे कि हाँ यू आर हेल्पिंग देम फाइट द रशियंस। और उसके बाद नॉर्दर्न अलायंस जब आई वगैरह वगैरह, वो एक और फेज था। ये फेज बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि अब कोई एक्सटर्नल थ्रेट अफगानिस्तान को वैसी नहीं रहेगी जिसके लिए उसे ओवर द शोल्डर आपकी तरफ देखना पड़े। और अब उनका जेनोफोबिया जो है नॉर्मल, जो उनका ट्रेडिशनल रहा है, और खासकर ड्यूरॉन्ड लाइन को लेकर उनकी सेंसिटिविटी, इसी हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सारा इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, आपकी पश्तूनख्वा है, फाटा वगैरह है, ये सब रंजीत सिंह के जमाने में इंडस के पार ये कैप्चर किया गया था। वो तब से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इंडस को नेचुरल बाउंड्री समझते हैं बिटवीन द हाईलैंड्स एंड द लोलैंड्स, बिटवीन द प्लेन्स एंड दिस थिंग। तो ये प्रॉब्लम एरिया तो काफी गहरा है एंड इसको जितना जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। अदरवाइज दिस कैन मीन सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज पश्तून पॉपुलेशन डेमोग्राफी काफी लार्ज।
आपके एरिया में, पश्तून जी। डेमोग्राफी इज़ क्वाइट लार्ज। वो हुँ, बलूचिस्तान भी दादे तो पश्तून है वहाँ पे भी। और जी। सारा फाटा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अपनी ये सारा एरिया जो है केपीके वगैरह, फाटा वगैरह ये सब में पश्तून्स भरे हैं। आपके प्लेन्स एरियाज़ में भी पेशावर तक पश्तून्स डेमोग्राफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये फॉल्ट लाइन पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ईरान की तरफ अगर हम देखें तो ईरान ने भी कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, और पाकिस्तान ने भी की थी और कहा ये गया कि जी हमने भी यही कहा कि वहाँ टेररिस्ट कैंप था, हम उसको हिट कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में टेरर ग्रुप था, हम उसको हिट कर रहे थे। वैसे तो ये आपस में अपनी अपनी कंट्री में क्यों नहीं हिट कर लेते, ये मेरी समझ में नहीं आया इधर उधर आके। लेकिन सर आपका आपका क्या ख्याल है कि ईरान के साथ भी टेंशन चल रही है जो पाकिस्तान की, वो खत्म हो गई है उस अटैक के बाद, या अभी चलती रहेगी? ना ईरान के इंटरेस्ट में है, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ये टेंशन बढ़े। देखिए, अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं मीडिया में, आई हम्म, डोंट नो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी, यू वुड परहैप्स नो इट बेटर। लोग कह रहे हैं कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब थे, बेचारे जो शहीद हो गए, हम्म, रियासी साहब जब पाकिस्तान आए थे, तो वो एटमी जो ट्रिगर है, एटम बॉम्ब का ट्रिगर है, यूरेनियम उनके पास काफ़ी हो गया है। उनको भी खतरा लग रहा है इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो वो भी अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। जैसे आपने एटम बॉम्ब के लिए जल्द से जल्दबाज़ी की थी, वैसे वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी न्यूक्लियर जो है कैपेसिटी, वो न्यूक्लियर पावर बन जाएँ तो तभी वो सिक्योर होंगे। हमें जो लोग अंदाज़ा अटकलें लगा रहे हैं कि जब वो उनका जो ट्रिप था पाकिस्तान का, जिसमें प्रेज़िडेंट साहब खुद आए, तो वो मेरे ख़्याल इसके लिए था। और अगर उनको आपसे ये मदद चाहिए, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेंगे। उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो प्रो वेस्टर्न रही है, प्रो अमेरिका रही है हमेशा से। ये साफ बात है साहब कि आपके बहुत सारे सीनियर जर्नैलों के जो बच्चे हैं, वो अमेरिका में पढ़ रहे हम्म, हैं, अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं। फैमिलीज़ रिटायर होके भी वहाँ चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज रहा है। ईरान का शक ये है कि आप अमेरिका के दबाव के नीचे आकर वो जो बलूच इंसर्जेंट्स जो वहाँ पे हैं, सुन्नी इंसर्जेंट्स बलूच, उनको मदद कर रहे हैं। ये उनके उनके लिए काफ़ी एक थॉर्न इन द साइड है, खटका है उनको, उसी की वजह से आपके वो क्लैशेज़ हुए। लेकिन वो जो टिट फॉर टैट जो स्ट्राइक्स हो गईं, उसके बाद हमने देखा कि डी-एस्केलेट भी हो गया था। So we hope it will de-escalate because it will not be in the interest both of Iran and Pakistan and the region. अगर unnecessary tensions on the ईरान पाकिस्तान बॉर्डर वो बढ़ जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे कि जब स्ट्राइक्स दोनों ने एक दूसरे के टेररिस्ट बेसिस पे स्ट्राइक किए, उन्होंने मिसाइल से स्ट्राइक किए, आपने F-16 से हमले किए। उस वक़्त बात आई थी कि रडार से नाखुश थी आपकी एयरफ़ोर्स, चाइनीज़ रडार से, बट वो मैंने देखा है कि कंट्रोल हो गया है। प्रॉब्लम अब है कि क्या ये रिश्ते डायरेक्शन नॉर्थ जाएगी या साउथ जाएगी? अगर ईरान को जो थ्रेट इज़राइल से है इस वक़्त, उसको जो थ्रेट अमेरिका से दिख रही है, और वो लोग तो पूरा सस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो फीलिंग है पॉपुलर, हालाँकि जो सरकार की इंक्वायरी है, उसने बिल्कुल वैलिडेट नहीं किया। लेकिन जो पॉपुलर फीलिंग है वो ये है कि उनके असैसिनेशन हुई है, उनके उनके प्रेज़िडेंट साहब की। और जो कुछ फैक्ट्स आए हैं निकल कर उस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद, पहले तो हम सब ने सोचा कि जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्रैश हिल रीजन में हम्म, वो बादल आ गया था, तो फिर अब हेलीकॉप्टर क्या मैनुअल फ्लाइंग कर रहा है या हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहा है, वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया आ जाता है। लेकिन वहाँ टक्कर होने के स्कोप हाई हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट होने का स्कोप हाई है पहाड़ों में, बैड वेदर में। लेकिन तब उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि साहब उस दिन तो मौसम बिल्कुल साफ था। हम्म, तो हैरत की बात है। और फिर अभी कुछ खबरें आई हैं कि जो उनका पायलट था,
वो मोसाद की पे में था, मोसाद का बंदा था। तो इससे बड़ा शक पड़ता है कि शायद वो एक्सीडेंट नहीं असैसिनेशन थी। तो अगर ऐसा है तो फिर ईरान मैं नहीं समझता आपके साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात करें, तो हम देखते हैं कि जब भी हम जाते हैं किसी शो में, सर आप भी अक्सर होते हैं, तो हम 71 से नहीं निकल पा रहे। फिर पाकिस्तान कहता है कि आप लोग अफ़गानिस्तान में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप कहते हैं हम खालिस्तान वालों के साथ मिले हुए हैं। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान आपस में नॉर्मल नेबर्स की तरह क्यों नहीं रह पा रहे? देखिए मैं आई वुड थिंक दैट द इम्पेरेटिव टू मेंड रिलेशंस इज फार हायर दिस टाइम फ्रॉम पाकिस्तान साइड। व्हाई? आपकी इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। अनफॉर्चुनेटली आपके इट्स अ सैड थिंग, इट्स अ सैड थिंग कि जमहूरियत नहीं जम पाई जितना कि वो अदर साइड ऑफ द बॉर्डर हिंदुस्तान में आ गई। आपने देखा क्या इलेक्शन में हिंदुस्तान की आबादी आवाम ने बिल्कुल बड़ी मैं समझता हूँ रिसाउंडिंग डिसीजन दी है कि वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। और अगर हमको कोई लोग एक्यूज करते हैं कि इस साइड या उस साइड हम ज्यादा झुकाव हो रहा है तो करेक्शन सेल्फ करेक्शन भी हमारी डेमोक्रेसी में है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें पाकिस्तान में नहीं स्टेबलाइज हो पाई डेमोक्रेसी। आपके कायदे आजम वो बहुत जल्दी चले गए। अनफॉर्चुनेट इट्स वेरी वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान। उसके बाद से कोई स्ट्रॉन्ग सिविलियन लीडरशिप नहीं आ सकी। 30 साल से ज्यादा तो आपकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया। इसके बाद जो पाकिस्तान की फौज इनडायरेक्ट बिहाइंड वो भी सबक सीख गई है कि कू करके राज करना इंटरनेशनली प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो वो अब साहब डायरेक्ट कू नहीं करते बट बिहाइंड द सीन्स वो कठपुतलियां जरूर नचाते हैं। वो डिजायर्ड आउटकम जरूर पैदा करते हैं, इलेक्शंस में इंटरफियर करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके जो बल्क रिसोर्सेज हैं वो फौज खींच जाती है। ऑल ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट, ये पॉल केनेडी ने कहा था, ऑल ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू फेस एन इकोनॉमिक कोलैप्स। अनफॉर्चुनेटली आपकी इकोनॉमिक हालात खराब है। ऐसे टाइम में मेरा ख्याल था कि इंपेरेटिव पाकिस्तान में रियलाइज होगा कि इट इज बेटर टू मेंड फेंसेस, इट इज बेटर टू मेंड फेंसेस एंड नीडलेसली स्टॉप दिस हेमोराजिंग। कि ये टॉयज में compete करना कि अगर इंडिया के पास एवैक्स आ गए हैं, इजरायली या रशियन या ये या वो, तो या हमने खुद भी बना लिए हैं, तो हमको भी साहब एवैक चाहिए, चाहे वो स्वीडन से आए। बाकी पाकिस्तान के अवाम को 2 रोज की रोटी मिले ना मिले, बट हमको वो एवैक चाहिए, हमको मैचिंग टॉयज चाहिए। ये अनरियलिस्टिक कंपटीशन है। और ऐसा कंपटीशन सोवियत यूनियन को ले डूबा था 1990 में। ऐसा कंपटीशन ऑस्ट्रिया हंगरी को ले डूबा था, नाज़ी जर्मनी को ले डूबा था। और इंपीरियल जापान की इकोनॉमिक तबाही हो गई। वहां तो बिल्कुल ही न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो गई थी। तो इस वक्त आई वुड थिंक टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि दोनों साइड जो है एक दूसरे को ना छेड़े। इसी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पाकिस्तान में ये समझ नहीं आता कि भाई आप जैसे कहते हैं कि इंडिया एल्डर ब्रदर का क्यों नहीं अख्तियार कर रहा एटीट्यूड, अडॉप्ट कर रहा वो एटीट्यूड। और प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम वो है जो रशिया और यूक्रेन में है। यूक्रेन ने अपनी टेरिटरी को रेंट आउट किया अमेरिका को, नेटो को, ताकि वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ सके रूस के बरखिलाफ। सो दैट दे आर नाउ फाइटिंग रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। तबाह हो गया है बेटा वो मुल्क, जी। तबाह हो गया है। एंड यू फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। एक शहर, एक इमारत खड़ी नहीं रही। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उनके लाखों लोग मारे गए। वो 30,000 जो कह रहे हैं वो आंकड़ा बहुत गलत है। लाखों की तादाद में वहां पे मारे गए या घायल हुए हैं। वो 1.5 लाख के तो रूसी कह रहे हैं अंदाज मारे गए, शहीद हो गए बेचारे, और बाकी कोई 3-4 लाख के करीब घायल हुए। उनके पास बंदे नहीं रह गए वो मोबिलाइज करने के लिए, कॉन्स्क्रिप्ट करने के लिए। और ये किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने
नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा, उन्होंने औरों के नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी है, जिसको हम कहते हैं कि प्रेसिडेंस दी ओवर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और उनके हित में नहीं था कि वो रूस जैसी ताकत को छेड़े, उसको मतलब ऑन बिहाफ ऑफ नेटो और ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनसे वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। अब साहब देखिए कितना नुकसान हो गया है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एट अ स्टेज टू बैलेंस a stronger India, a more militarily, economically stronger India, was trying to bring in extra regional actors into the region. अमेरिका को आप पहले लाए, सीटो सेंटो वो तो इतिहास है। फिर अफगानिस्तान के बाद दूसरा फेज अमेरिका की एंट्री का आया। अमेरिका ने आपका अच्छे तरह से इस्तेमाल किया, आपको काफी नुकसान उसका हुआ है। फॉर दैट यू हैव पेड अ हेवी प्राइस, एंड नाउ दैट प्राइस जाते जाते अमेरिकन वहां पे आपको गिफ्ट दे गए हैं कि वहां पे वो काफी अच्छे हथियार खासे नंबर में छोड़ गए बिल्कुल। कि इस्तेमाल करो। अब वो कहाँ इस्तेमाल करेगा? यहाँ तक तो वो उनके हमवीज वगैरह इंडिया तक तो चल के आने से रहे, कितना दूर जाएंगे सेंट्रल एशिया में? इस्तेमाल होंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। फिर अब आपने बैलेंसिंग के लिए दूसरी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर है वो है चाइना। वो भी किस हद तक आपको निचोड़ेंगे, नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जब आप इकोनॉमिक ट्रबल में हैं, दे आर नॉट बीइंग वेरी हेल्पफुल। तो ये यूक्रेन आई थिंक शुड बी अ वेरी लाइव एग्जांपल कि जिसके वजह से हमको एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को बैलेंसिंग के लिए नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो एक कीमत एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कीमत पाकिस्तान पे कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का आवाम पे कर रहा है। और पाकिस्तान में यू आर द बेस्ट जज, बट मुझे अब करवट बदलती लग रही है। जो अटैक हमने देखा कोर कमांडर के घर पे, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। मतलब 100-150 का तो गार्ड होता है कोर कमांडर के पास। अब किसी ने आवाज तक नहीं उठाई और उसका घर रैंसैक हो गया। उसके सफेद शुतुरमुर्ग बेचारे, वो बेचारे जिनको भूख लगी थी ले जाके खा गए लोग, उनका बोटी कबाब बना के, और उसका फ्रिज लूट हो गया। बट ऑल दैट शोज कि देयर इज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन सच अ फेज, एंड विद नवाज शरीफ नाउ बैक, there is a reason to hope, I suppose, that both the countries should be able to mend their fences. And this is not the phase जिसमें कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के जर्नैल K2 मूवमेंट को रीस्टार्ट करे, कश्मीर खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश करे। बिकॉज वो फिर देन मामले को काफी साउथ ले जाता है, काफी गड़बड़ा जाता है मामला। जब सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं जावेरी बाजार में, इधर उधर, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, फिर वो एक फेज था इंडियन मुजाहिदीन का सो कॉल्ड, जिसमें हमारे सारे शहरों में बम फट रहे थे। अब ज्यादातर स्टेबलाइज हो गया है। सो आई थिंक देयर आर होपफुल साइंस। जो सीज फायर है पाकिस्तान के साथ, वो अभी तक कायम। बाजवा साहब के टाइम में सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आया था। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग मी हु फेल्ट कि भाई जब तक टेररिज्म बंद नहीं होती, ये हमको नहीं देना चाहिए ये कंसेशन पाकिस्तान को। बट वो अभी तक कायम है। दैट मीन्स बोथ साइड्स पे एक थिंकिंग है कि साहब लेट्स कॉल इट क्विट्स, यू लीव अस अलोन, वी लीव यू अलोन, यू लीव अस अलोन, वी लीव यू अलोन। दैट आई थॉट would be a sane mantra to follow. And the lesson that Pakistan must learn from Ukraine is never to rent your territory out for extra regional powers. वो अपने उल्लू सीधा करेंगे, वो आपकी कोई मतलब they are not concerned about what the people of Pakistan go through. You see, it's the least of their concerns. ये जैसे हमने तो रूस यूक्रेन के मामले में फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, सर ऐसा ही है। लेकिन सर इस वक्त अगर मैं यहाँ से देखूं तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या एजेंसीज और फौज है, वो एक तरह से बैकफुट पे दिखाई देती है, क्योंकि
पब्लिक बहुत अगेंस्ट हो गई है। इमरान खान के बाद से जो है लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया। कोई नहीं डर रहा। पहले तो 2-4 लोग होते थे जो हमें मीडिया में बात करते हुए या हिम्मत करते दिखाई देते थे, लेकिन अब वो लोग बहुत ज्यादा नंबर में हो गए हैं और इसीलिए शायद इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि अब कंट्रोल कैसे करें। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच में टेंशन बढ़ी और अटैक्स हुए, मैं हरगिज हमास का साथ नहीं देती, लेकिन ये है कि उसने जितने भी लोग मारे थे उसके बाद जब इसराइल ने अटैक शुरू किए तो बताया जा रहा है कई हजार में वहां पर लोगों की जानें गई हैं। आपको लगता नहीं 36,000 कि लास्ट काउंट था। एग्जैक्टली तो सर कहीं ना कहीं इस चीज को रुक नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल जो हमास की साइड है, अब अमेरिका दबाव डाल रहा है कि हमास के ऊपर जो बॉम्बिंग और जो वहां पे गाजा में हो रहा है वो बंद हो। लेकिन अब कुछ आसार दिख रहे हैं कि ईरान लेबनान की तरफ, सॉरी, इजराइल लेबनान की तरफ बढ़े। दूसरा, जो अभी एक ईरानियन जनरल वहां मारा है सीरिया में, उससे फिर टेंशन बढ़ेंगी। और ईरान और अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो गया तो साहब ये ना सिर्फ रीजन के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बड़ी तबाही की चीज होगी। लेकिन एक चीज जो आपने कही, मैं उसको आई जस्ट लाइक टू एलैबोरेट। द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान फर्स्टली and for India and Pakistan would be if democracy takes deep roots in Pakistan. डेफिनेटली। Happiest outcome. Democracies don't fight. Democracies don't fight. Totalitarian and democratic states do fight. ये मैं समझता हूं, अगर ये जो पाकिस्तान में हमको बहुत वेलकम चीज दिख रही है कि पाकिस्तान की आवाम हैज फाउंड इट्स वॉइस। वो भी परेशान हो गए हैं, जिसको 2 रोज रोटी नहीं मिल रही उसको हक है कि साहब वो अब चिल्लाए। एंड वो चिल्लाना शुरू हो गया है, जो नहीं देखा था हमने पाकिस्तान में पहले। आई होप ट्रू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस टेक रूट इन पाकिस्तान। हम लोग एक ही नस्ल है हमारी, और हमारी जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं दे गो बैक टू मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा। बिल्कुल। उस टाइम से भी इलेक्टेड सभाज और समिति इस टाइप जो है, ये इस टाइप की डेमोक्रेटिक वहां पे है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें मोहिंजोदारो का, इगैलिटेरियन है। कोई बड़े बड़े महल नहीं है वहां पे कि जो वर्किंग क्लास बड़े महल राजाओं के लिए बना रही है, वो नहीं। काफी बराबरी सी थी। तो इट वॉज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम देन। डेमोक्रेसी इज इन आवर जीन्स। आपके जीन्स में, मेरे जीन्स में डेमोक्रेसी है। हमें बिल्कुल। अंग्रेजों से डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन सर और एक चीज अगर और आपकी बड़ी अच्छी हुई डेमोक्रेसी, है। सर एक चीज और बड़ी अच्छी हुई है, वो ये कि पाकिस्तान में लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानना छोड़ दिया है। वो नहीं कहते, वो कहते नहीं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये कहना शुरू कर दिया है, जो कि काफी देखिए, पॉजिटिव जब बात मैं ऑन द लाइटर वेन जब मैं आपको बताता हूं, जब ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई शुरू हुई, है। तो जो मिलिट्री अटैशी हैं यहाँ पे रूस के, वो मेरे से मिलने आए एक दिन, क्योंकि मैं एडिटर हूँ इंडियन मिलिट्री रिव्यू का, और वो मेरे व्यूज जानना चाहते थे इसके बारे में। तो मैंने कहा कि साहब आप वैसे नहीं लड़ रहे जैसे कि रशियंस को हम लड़ते देखते हैं। तो उन्होंने बोला साहब ये हमारे कजन ये हमारे स्लाव कजन है, हम इनको ज्यादा नहीं दर्द पहुंचाना चाहते। मैंने कहा मेरे भाई, ये बड़ी सैड चीज है, लेकिन कजन्स में जो लड़ाइयां होती हैं वो सबसे बुरी होती। इंडिया ट्रू। पाकिस्तान भी हम लोग कजन्स हैं, और देखिए हम कैसे लड़ते आए हैं, कैसे बुरी तरह से हम लोग एक दूसरे से लड़े हैं, एक दूसरे का नुकसान किया है। महाभारत भी कजन्स के बीच में था। तो मैंने कहा कि ये कजन्स को तो वो छोड़ दें। ये जो कजन्स में भी अकल तब आती है जब काफी देर हो चुकी होती है। महाभारत की लड़ाई जब खत्म हो गई जी। तब अकल आ गई शांति की सबको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस अगर आपके वहां रूट्स ले लें, then you will find a sea change in the India-Pakistan equation. You will find a sea change. People to बिल्कुल। people, we have no problems. मैं जब भी एग्जैक्टली। अमेरिका गया हूँ या यूरोप गया हूँ, लंदन गया हूँ, कोई भी पाकिस्तानी आपके वहां शहरी मेरे को मिले, बड़े ही बहुत ही बेतकल्लुफी से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं।
एंड यू मीन यू आर, यू नो, इट इज सो सरप्राइजिंग देन टू, मैं अब लंदन में था तो एक वहाँ शादी मेरे ब्रदर इन लॉ की हो रही थी, तो वहां पे पाकिस्तानी मूल के वो लोग तो अब बिल्कुल साथ रहते हैं, वो तो बिल्कुल फ्रेंड्स हैं। तो वो शादी पे आई हुई थी, तो उन्होंने कहा क्या आप हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे, आप तो बहुत नाराज रहते हैं पाकिस्तान से, आप टीवी पे ये बोलते हैं। तो मैंने कहा वो सब टीवी के लिए है, between people we have people to people. I am very clear, we have no problems, we have बिल्कुल the ऐसे ही same है। culture, तहजीब, हुँ, वो सारी चीज वही है। मेरे फादर साहब मुझे लाहौर की किस्से सुनाते थे, वो लाहौर के फोमन क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े थे, जितनी नॉस्टैल्जिया के साथ वो लाहौर को याद करते थे, मतलब इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। और शायद उनका बिल्कुल। सबसे बड़ा ये था टू गो बैक एंड सी हिज कॉलेज व्हिच ही कुड, बट but people to people we have no problem, and if democracy takes root both the sides, आपकी साइड हमारी साइड तो है ही, आपकी साइड भी जब वो पक्की स्ट्रांग हो जाएगी, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मेरे घर में भी हमेशा दिल्ली और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था उसका ही माहौल रहा, वही लैंग्वेज रही। मेरे फादर हमेशा उसी तरह से, बल्कि मुझे कड़वी इलाहाबादी बोलते थे वो। तो वो क्योंकि कड़ा से थे, तो ये सब कुछ हमारे यहाँ अभी तक चलता है और शायद इसीलिए मैं बहुत से हिंदी वर्ड्स भी पिक कर लेती हूँ जब डिबेट्स में जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया और आई एम थैंक यू सुपर बेटा, एक्साइटेड कि थैंक आज यू, आप आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।